सी प्लस प्लस हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने इन्हें बताया था शार्प के बारे में। शार्प क्या होता है वो प्रीवियस लेक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हर चीज़ मैंने डिटेल से बताई हुई है। उसके बाद मैंने बात की थी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हम क्यों लिखते हैं और ये क्यों यूज़ होती है। उसके बाद बात की थी मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हम इसे क्यों लिखते हैं और इसका क्या यूज़ है। स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था मेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन की डाटा टाइप क्या होती है, मेन को लिखा कैसे जाता है, वाइड क्या होता है, ये कर्ली ब्रेसेस क्या होती हैं, और ये जो गोल ब्रेसेस हैं इन्हें हम क्यों लिखते हैं, और रिटर्न ज़ीरो हम क्यों करवाते हैं। यहाँ तक बात हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने आपको सी आउट के बारे में बड़ी डिटेल से कल बता दिया था कि हम कैसे सी आउट करवाते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है जो सी आउट करवाने में हेल्प देती है। मैं कंपाइलर रन करके इसे सेव कर लूँ, डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर लेता हूँ डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। ये हेलो वर्ड एग्जीक्यूट हो गया है। आज का हमारा टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सर चलें ठीक है, आपने बोला था कि हम प्रिंट कोई चीज़ करवा सकते हैं, वो हो चुकी है, ये स्क्रीन हमें दिखा रही है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्जी फाइल कैसे बन के ओपन होती है, ये क्यों किस वजह से ये ओपन होती है, क्या प्रोसीजर होता है कि ये स्क्रीन आपको पॉपअप होती नजर आती है। ये जो वाइड और इंट में क्या फर्क है? ना वाइड जो होता है ना, वाइड का मतलब होता है अंधा, नल, एम्प्टी, ठीक है। कोई ऐसी भी डाटा टाइप होती है जो नल होती है, ठीक है। इंटीजर जो है ये लेता है काउंटिंग में, ये मैं रिटर्न करवाता है ज़ीरो। मेन जो फंक्शन होता है ना, ये एक स्विच का काम करता है ऑन ऑफ का। जब आप इस पे कंपाइल पे क्लिक करते हो तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। अब ये ऑन हो गया, हमने जैसे एंटर क्लिक किया ये ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, और हमें ये रिटर्न करवा देता है ज़ीरो कि मैंने आपका कोई काम करवा दिया। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने प्रिंट करवाना सीख लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड का यूज़ करना शुरू कर दें। अभी से अपनी इस कंसोल स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखना शुरू कर दें, हाँ जी, यूज़र से एंटर करवाने के लिए, ठीक है। उसके लिए जो टूल यूज़ होता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इस नेम स्पेस का यूज़, इस जो टूल है उसे कहते हैं सी इन, ठीक है। अब ये सी इन क्या चीज़ होती है, सी इन का आपको मैं सिंटैक्स पहले लिख के दिखा दूँ कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है। सी इन ग्रेटर देन ए, या इसे आप कर सकते हैं कि वेरिएबल, ठीक है, कोई वेरिएबल ये लेता है। अब ये सी इन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसमें जो सी है उसका मतलब है कंसोल। कंसोल भी वही स्क्रीन है जो अभी आपको प्रिंट होती हुई दिखाई दे रही थी, ब्लैक स्क्रीन कंसोल, जिसके ऊपर हम माउस का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है इन की, और इनका मतलब होता है इनपुट नॉट इंटीजर, मतलब कि अब हम कंसोल के ऊपर कोई ना कोई चीज़ फेंकने के लिए जा रहे हैं, और मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे यूज़ किया है। इसे कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। और जो ये आपका ऑपरेटर यूज़ होता है ना, मैं दोबारा से आपको बता दूं, लेस देन का, इसका मतलब होता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ये क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर जो है ना, ये आपकी जो ब्लैक स्क्रीन है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ एंटर करवाएगा, ठीक है। और जो ये जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये कोई ना कोई चीज़ आपकी यहाँ से लेकर वहाँ पर जाएगा, हाँ, ठीक है। एन का क्या वो सी है ना, वो हाँ, कंसोल इनपुट, और एन का क्या होगा? एन का सी अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि वेरिएबल के बगैर ये काम नामुमकिन है। सीन करवाने के लिए आपको पहले डाटा टाइप चाहिए, डाटा टाइप, और आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स। अब ये दोनों चीज़ें क्या बुलाएं हैं, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी इंसानों की, एक अरबी बंदा है, एक पाकिस्तानी बंदा है। अब देखें अरबी जो है ना उसकी टाइप अलग है, अरेबिक टाइप है उसकी, उसका बिहेव, उसकी लैंग्वेज, उसकी बोलचाल अलग है, उसका कद-बुद अलग है। और जो पाकिस्तानी है उनकी टाइप अलग है। अगर मैं नेग्रो की बात करूँ, नेग्रो एक अलग टाइप है, ठीक है। तो डाटा टाइप वो चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि ये इंसान किस कैटेगरी का है, ये इंसान किस कैटेगरी है। अब चाइनीज़ की डाटा टाइप क्या होगी, चाइनीज़, ठीक है, वो चाइना से बिलोंग करते हैं। इसलिए डाटा टाइप जो होती है ना, ये आपके वेरिएबल्स को बताती हैं कि इनका अता पता क्या है, इनकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। अब वो वेरिएबल क्या होता है,
anything which in which we can store something, ठीक है. It can be integer value or double, float, character, एक्सेट्रा. ठीक है. फिलहाल हम डाटा टाइप बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात करेंगे उनके ऊपर जो हम यूज़ करेंगे. इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले डाटा टाइप्स की. डाटा टाइप्स क्या होती हैं और कितनी किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं. ठीक है. इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक इमेज से. ठीक है. क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको वन बाय वन लिखूँ. डाटा टाइप्स की अगर हम बात करें ना तो C++ के अंदर 3 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं. एक को कहते हैं यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र डिफाइन करता है. स्ट्रक्चर, यूनियन और एनुमरेशन, ये जो टाइप्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे लेकिन लेटर ऑन. ठीक है. उसके बाद होती है बिल्ट इन. बिल्ट इन का क्या मतलब होता है? बिल्ट इन का क्या मतलब होता है? पहले से बनी बनाई चीज़. मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो देख सकता है, हमने उससे कोई फंक्शन नहीं करना कि आप देखो. ठीक है. अगर वो बॉक्सिंग सीखता है या क्रिकेट सीखता है, वो बाद में हम उसे डिफाइन करते हैं कि तुम ये काम सीख लो. कुछ चीज़ें होती हैं बिल्ट इन जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं. मतलब कि डेवलपर ने C++ बनाते हुए लिख दिया था कि ये चीज़ ऐसे ही यूज़ होगी, इसमें रद्द बदल नहीं हो सकती. उसे कहते हैं बिल्ट इन हो जाना. बिल्ट इन के अंदर जो डाटा टाइप्स आती हैं उनके अंदर इंटीजर आता है, करैक्टर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, बूलियन आता है, वाइड आता है, वाइड आता है और करैक्टर आता है. हम C++ की बिल्ट इन जो डाटा टाइप्स हैं उनमें से 4 बेसिक या 5 बेसिक डिस्कस करेंगे. बाकी आप रिसर्च करें उससे जो मोस्टली यूज़ हो रही हैं. उसके अंदर इंटीजर आएगा, करैक्टर आएगा, फ्लोट, डबल, बूलियन आएगा. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप्स. अब ऐसा होता है कि बाज़ का किसी लैंग्वेज के अंदर कुछ एडिशन हो जाता है. ठीक है. एक पेरेंट क्लास बनी हुई है, उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमने उससे ड्राइव कर लिया, कुछ चीज़ें उससे उधार ले ली हुई हैं, जिसके अंदर अरे आ गई है, फंक्शंस आते हैं, पॉइंटर्स आते हैं. हम इन डाटा टाइप्स की मदद से बाकी डाटा टाइप्स को यूज़ करना सीखेंगे कि हम उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, अरे की क्यों ज़रूरत पड़ी है, फंक्शन और पॉइंटर बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है. ठीक है. डाटा टाइप को आप एक स्लॉट भी कह सकते हो, एक मेमोरी स्लॉट, मतलब एक मेमोरी का सुराख जो रैम के अंदर बना होता है. अच्छा, अब आगे बात करता हूँ डाटा टाइप वेरिएबल की. वेरिएबल एक एम्प्टी स्लॉट होती है जो कि रैम के ऊपर बन जाती है जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो. ठीक है. वेरिएबल को आप डिफाइन करते हो, सबसे पहले आप कोई ना कोई इसकी टाइप लिखते हो. वेरिएबल आप लिखते हो ह्यूमन इज इक्वल टू 10. एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एक डाटा टाइप है, एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उसका नाम है 10. 10 कह लें. हाँ जी, नाम जिसका 10 है, ये वेरिएबल है. कह लें इसके अंदर वैल्यू 10 को कंटेन कर रहा है. ठीक है. इसकी वैल्यू 10 है. अब देखें यहाँ पर मैंने एक चीज़ की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जैसे ही वेरिएबल कोई बनाया है उससे साथ ही उसकी वैल्यू असाइन कर दी है कि तुम 10 लेके जा रहे हो. मतलब उसकी इनिशियल स्टेज पर जहाँ पे वो इब्तिदा हो रही है, उसकी इनिशियल का मतलब होता है इब्तिदा होना, आपने 10 को उसकी वैल्यू असाइन कर दिया. मतलब अब ये वेरिएबल जहाँ भी यूज़ होगा ना इसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी होगी जब तक इसको रिप्लेस ना किया जाए. बात का तो होता ही है कि आप क्या करते हो, आप सिर्फ कहते हो जी मैंने फ़िलहाल वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, बाद में इसकी वैल्यू असाइन करूँगा. जैसे आप ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हो. ठीक है. उस वेरिएबल उसे हम कहते हैं असाइनमेंट. किसी चीज़ को किसी चीज़ की वैल्यू असाइन करना. जैसे मैं कहता हूँ जी ह्यूमन इज इक्वल टू 10, वो बना हुआ है, अब मैंने उसे 10 की वैल्यू असाइन कर दिया. इनका एक रूल है वेरिएबल्स का. उसमें यह है कि जब आप इसके अंदर कोई नई वैल्यू स्टोर करवाते हो ना तो पुरानी रिप्लेस हो जाती है, पुरानी ख़त्म हो जाती है, नई आ जाती होती है. मिसाल के तौर पर अब आपने यहाँ पे लिखा ह्यूमन इज इक्वल टू 20, वो क्या करेगा वेरिएबल, वो पहले अपने आप को खाली करेगा, 10 को बाहर फेंकेगा उठा के, 20 को कंटेन कर लेगा. ये इसका यही रूल है ना, ये ऊपर से चलेगा, जैसे वो देखेगा हाँ. अगर ये पहले वो 10 है वो फिर 20, जो उसकी 20 वाली होगी उस चीज़ को पकड़ के नहीं चलेगा. ऐसे ही आप PHP में भी जब कॉपी करवा रहे होते हो, एक चीज़ में से माइनस करवा के आपका कोई एक पोर्शन लेके एक रह गई, आपने ये बनाई डाटा की,
डाटा की जीरो लोकेशन को डाटा के अंदर ही कॉपी करवा डाटा के दिया अंदर ही और copy रेज आए होगी वो जीरो लोकेशन आ वो जीरो लगे बिल्कुल गई। ये काम हो रहा होता है पीछे, ठीक है। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये बहुत है। अब बात करते हैं कि हम वेरिएबल को कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। वेरिएबल को हम क्लास के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप का ए, ठीक है। अब मैंने इसे कोई वैल्यू नहीं दी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले एक पॉपअप आए, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू, ठीक है। उसके लिए मैं करूँगा सी आउट करवाऊँगा, सीन में ला दें। प्लीज़ एंटर अ वैल्यू। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगा, बैकस्लैश n, ठीक है, नेक्स्ट लाइन बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन। अब इसको क्या बोलते हैं बैकस्लैश n को? C++ के अंदर एस्केप करैक्टर होते हैं कुछ, एस्केप करैक्टर, इसे आप एस्केप सीक्वेंस करैक्टर भी कह सकते हैं। अब ये क्या करते हैं? अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक लैंग्वेज के अंदर दूसरी लैंग्वेज को इंक्लूड करवाना हो तो हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करते हैं। लेकिन आपका सवाल यहाँ पर हो सकता है, सर ये तो यहाँ पर बैकस्लैश n है, लाइन कैसे ब्रेक करवा सकता है? इसे तो करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं, ये तो इंग्लिश का हिस्सा है। ये C++ का हिस्सा कैसे बन गया? एस्केप सीक्वेंस, एस्केप का मतलब होता है भागा हुआ, बागी बंदा, मतलब कि ये यहाँ पर बगावत कर रहा है C++ का कोई फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बगावत करवा रहा है, एस्केप है, मतलब कि ये भागा हुआ है अपनी जो ओरिजिनल उसकी लैंग्वेज है ना वहाँ से। या ये जो वेरिएबल, ये जो करैक्टर है वो इन्वर्टेड कोमास की बाउंड्री को कबूल नहीं करता, वो काम ही C++ के लिए करता है। आप इसे गद्दार भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा प्लीज़ एंटर अ वैल्यू, तो मैं कहता हूँ कि आप जो वैल्यू आएगी ना उसे ए के अंदर स्टोर करवा लो। उसके बाद आप बोलो सी आउट करवाओ, यू हैव एंटर्ड, ठीक है, ए। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को दोबारा यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर अब ये काम कर रहा है कनकैटिनेशन ऑपरेटर का। कनकैटिनेशन ऑपरेटर, कनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। वो इस स्ट्रिंग के साथ इस करैक्टर को जोड़ देगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी। जो उसके सीन में लगता है। हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर अ वैल्यू। मैंने बैकस्लैश n यूज़ करना था, बैकस्लैश n, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश मैंने कर दिया, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू। ए मैं ए लिखता हूँ, ए नहीं, इंटीजर है, नंबर है। इंटीजर है। हाँ, मैं 20 लिख देता हूँ, यू हैव एंटर 20। चलिए अब देखते हैं कि अब मैं इसको ट्रांकेट कर दिया प्रोग्राम को, मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर ए, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा आप बताएं। आपके ख्याल से जो ख्याल है वो बता दें, आपके ख्याल से क्या आएगा? वैल्यू नहीं आएगी, ज़ीरो। यू हैव एंटर्ड ज़ीरो, लेकिन हमने तो ए टाइप किया, अब ये ज़ीरो कैसे आ गया? नहीं, वो रिटर्न ज़ीरो तो यहाँ पर आ रही है ना, रिटर्न ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। चलिए इसे चेंज करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसे मैं 100 कर देता हूँ, या इसे मैं 30 कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, करेक्टर है। अब देखें मैं एक कोई दूसरा करैक्टर देता हूँ, के दे दिया। वो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो मेमोरी में इसमें जीरो है, उसकी जो इनिशियलाइजेशन वो इनिशियलाइजेशन ज़ीरो से हुआ हुआ है, और जब हमने करैक्टर एंटर किया तो उसने उसे कन्वर्ट किया है इंटीजर के अंदर और हमने इंटीजर को शो करवा दिया। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम देखेंगे कि हम अब जो आपकी डाटा टाइप्स है ना उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उनके भी मतलब कि कोई ना कोई स्टोरेज की स्पेस वो लेते हैं, उनके भी कोई बाइट्स के अंदर उनकी मतलब मेमोरी होती है। उसके लिए अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि इंटीजर का साइज़ क्या है? ठीक है, इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है बिल्डिंग फंक्शन, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। उसे हम कहते हैं सी आउट साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। या मैं कर लेता हूँ यहाँ पर द साइज ऑफ इंट इज़, ठीक है, और यहाँ पर मैं एंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ।
एंडल भी एक ऐसा तरीकाकार है या ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम लाइन को एंड कर सकते हैं। या तो हम बैकस्लैश एंड यूज़ कर लें या बाद हम जगह पर एंडल यूज़ कर लेते हैं। अब मैं ऐसे करता हूँ कंपाइल एंड रन। मतलब कि जो इंटीजर है आपका वो कितने बाइट ले रहा है? 4 बाइट। अब बात करते हैं 4 बाइट होता है एक इंटीजर होता है। 2 का वो नेट आपको यही कहेगा कि 2 का होता है, लेकिन साइज ऑफ का फंक्शन आपको बताएगा नहीं भाई वो 2 का नहीं वो 4 का। वो ये चीज़ बताएगा। हाँ वो ये चीज़ बताएगा। हर कंप्यूटर में ये एक ही के अलग अलग होता है। हर कंप्यूटर में इसका एक ही डबल का बाद अब मैंने डबल लिखा हुआ है, डबल का 8 होगा। उसके बाद आ जाएगा फ्लोट, फ्लोट का 4 होगा। उसके बाद आ जाएगा करैक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर देता हूँ जी करैक्टर की होगी, स्ट्रिंग की बात कर देता हूँ। स्ट्रिंग की नहीं अभी, स्ट्रिंग नहीं, भूल की 1 और 0 ट्रू फॉल्स। अब मैं ऐसे करता हूँ कंपाइल एंड रन, देखते हैं अब क्या हमारे पास आउटपुट आती है। अब देखें सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है, नहीं मैं इसे चेंज कर लूँ, डबल फ्लोट करैक्टर एंड बूल, ठीक है। द साइज ऑफ इंटीजर इज़ 4। डबल का साइज कितना हो गया? 8 है। फ्लोट का साइज हो गया 4 है। करैक्टर का साइज 1 है। करैक्टर वो एक टाइम पूरा करैक्टर लेगा, स्ट्रिंग कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। और बूलियन हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फास्ट रिटर्न कर देगा या 0 कर देगा या 1 कर देगा। अब हम बात करते हैं कि बूलियन डबल और फ्लोट इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है? और डबल भी पॉइंट में वैल्यू लेता है, डबल भी पॉइंट में वैल्यू लेता है। जो फ्लोट है वो बस इशारे में वैल्यू लेगा, जो डबल है वो इशारे वाले में लेगा। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हाल है। जो फ्लोट है ना, फ्लोट वो स्टार्ट होगा 0.1 से अप टू 9.9, यहाँ तक की वैल्यू वो ले रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है डबल की। डबल अब 10.0 से स्टार्ट होगा एंड एज सो ऑन, ठीक है। आगे आप इसको जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू दे दोगे वैल्यू रख लेगा, ठीक है। अब देखें इनकी साइजेज़ हैं, उसका 8 है, उसका 4 है। 4 के अंदर से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवानी चाहिए लेकिन वो नहीं करवा रहा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम फ्लोट को डबल की वैल्यू पास कर देंगे वो प्रिंट करवाता है कि नहीं करवाता। डबल को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये बड़ी डाटा टाइप होती है, इसके अंदर आप जितना मर्जी स्टोर करवा ये कर लेगा। डबल है वो छोटी वैल्यू नहीं लेगा, डबल जो है बड़ी वैल्यू लेगा। डबल इनको भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, चले देख लेते हैं, हम बहस क्यों कर रहे हैं हम। फ्लोट, मैंने कहा फ्लोट का एक नंबर वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर मैं कहता हूँ जी आप 28.90 इसको लें और सी आउट करवा दें आप नंबर को। अब देखिए कंपाइल एंड रन, 28.9 है, उसने 0 को खत्म कर दिया है। अब ये कैसे हुआ? अब डबल को भी प्रिंट करवाते हैं। नंबर 2, ठीक है। इसे हम ला लेते हैं जी 28.90, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ जी कंकैटिनेशन करवा दी मैंने यहाँ पे नंबर 2। ऊपर बी नहीं लिखा होगा नंबर 2 कंपाइल एंड रन, दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। ये कन्फ्लिक्ट नहीं किए, ये करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया नहीं है।
कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तसादुम होना, इनमें इख्तलाफ होना, कन्फ्लिक्ट करना, ठीक है, टकराना एक दूसरे में, मिक्स होना। यार मैं हमेशा फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती है इसमें। PHP यूज़ करके मैं फॉरवर्ड स्लैश की ज़्यादा आदत पड़ गई। मुझे भी ऐसा आपको लगे PHP सही है। मतलब ये राउंड बाउंड एक दूसरे की डाटा टाइप को स्टोर कर लेते हैं, इनके बारे में हतमी फ़ैसला किया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने भरा हुआ है वो यही है, ठीक है। आप भी इसमें सर्च करें, इसमें मज़ीद चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैंने भरा वो कंसेप्ट यही था, ठीक है, क्योंकि इन डाटा टाइप की भी इंटीजर के आगे कोई बुकत, कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है, या करैक्टर की है या इंटीजर की है, ये दो चीज़ें बहुत चलती हैं। करैक्टर भी आगे जाके ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसका स्ट्रिंग यूज़ होने लग पड़ती है। आप कभी भी एक लेटर तो नहीं ना भेजोगे, आप तो पूरे पूरा नेम भेजोगे, स्ट्रिंग भेजोगे पूरी की पूरी। तब मैं इसे पास कर देता हूँ 0.1 0.01, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है। आप इस पर मज़ीद सर्च कर लीजिए। अब बात करते हैं करैक्टर वेरिएबल की। करैक्टर जो वेरिएबल होता है ना वो कैर, इसे कैर भी पढ़ते हैं, इसे करैक्टर भी पढ़ते हैं। करैक्टर के साथ यूज़ होता है, मैं कहता हूँ एक अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल टू ए, मैं डायरेक्ट, अब मैंने ए लिखा है, मैंने अभी ए लिखा है, अल्फ़ाबेट, करैक्टर तो जाना ना। अब मैं इसे कहता हूँ सी आउट करवाओ अल्फ़ाबेट को। मतलब क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा, ए एरर आएगा या ज़ीरो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा इसमें? ए प्रिंट होगा। ए प्रिंट होगा। आप बताएं क्या प्रिंट होगा? ए प्रिंट होगा। आपके मुताबिक एरर आएगा। एरर आएगा, आपके मुताबिक ए ही होगा। ये एरर क्यों आया, अब इस बात का अहमद जवाब देंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया हुआ है ये एरर क्यों आया। अहमद क्यों एरर आया है? हाँ, डाटा टाइप ठीक है, एंटर किया है। मसला आपको मैं बता दूं, मसला यहाँ पे नहीं है, मसला यहाँ तक भी नहीं है, मसला यहाँ तक भी नहीं है, मसला यहाँ है। इसको डबल उसके अंदर लिखना, कॉमा क्यों लिखना? क्योंकि वो अलग डाटा टाइप है, इस पे डबल कॉमा। ये तो डाटा टाइप है नहीं, डाटा टाइप तो अल्फ़ाबेट की हमने करैक्टर की है। उसको सिंगल में लिखते हैं ना, करैक्टर है इसलिए करैक्टर को हमेशा उसको ये सिंगल में करैक्टर है, ये स्ट्रिंग है, इसको हमेशा हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है। ये आप बात क्यों भूल जाते हो? करैक्टर एक है तो सिंगल में, अगर स्ट्रिंग है ज़्यादा तो वो डबल में। इसलिए मैंने आपको वो डिटेल में बताया था कि भाई ये जो ए है ना, ए इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ये C++ डायरेक्टली असेस नहीं कर सकती, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपको इसे रख के यूज़ करना पड़ेगा। ए, ठीक है। चलें, ये तो अब हमने बात कर ली, वेरिएबल्स की भी हमने कर ली, करैक्टर्स की भी कर ली। मेरे ख्याल से आपको इसकी फुली समझ आ चुकी हुई है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की थोड़ी बहुत, कि हम इंटीजर के साथ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना भी स्टार्ट कर दें इंट का यूज़ करते हुए। इसके अंदर मैं फ़िलहाल आज आपको बेसिक चीज़ें करवाऊँगा। कल जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो हम पूरी डिटेल में लेकर टर्नरी जितने भी इसके ऑपरेटर हैं वो शुरू कर देंगे। आज मैं छोटी मोटी एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ जो बेसिक आपने मैथमेटिक्स किया हुआ है। मैंने इंटीजर टाइप का ए लिया, उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। इंटीजर टाइप का मैंने बी लिया, उसके अंदर मैंने 10 की वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर इंटीजर टाइप का मैंने सी लिया, उस दोनों के अंदर a + b कर दिया। अब मैं सी आउट करवाता हूँ ए को, तो क्या इसका आंसर आएगा? 20। आप बताएं? 10। चलिए कंपाइल रन करती है, आंसर बिल्कुल ठीक है, 10 आएगा। अगर मैं इन दोनों के दरमियान मैं माइनस का टैग यूज़ करूँगा तो कौन सा आएगा? 10 आएगा। अगर इसके बाद मैं अब इंटीजर सी को प्रिंट करवाता हूँ, इंटीजर सी को, ठीक है। अब सी को मैंने करवा दिया, इसके बाद मैं सी आउट करवाता हूँ ए को, फिर मैंने सी आउट करवा दिया बी को, ठीक है। हैंडल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर उसका आधा चला तो भी तो 10 आएगा।
नहीं अभी आप अच्छा जो एंड लाइन का एंड लाइन, ठीक है। मैंने सी में वैल्यू देकर जो भी ऑपरेशन करवाए बाद में मैंने उनकी वैल्यूज़ को दोबारा से प्रिंट करवा दिया। अब आप मुझे बताएं पहले मुत्तसिल के कौन सी चीज़ प्रिंट होगी, क्या क्या प्रिंट होगा? पहले तो वो 0 प्रिंट होगा, 10 - 10 सी की वैल्यू। अच्छा। फिर उसके बाद ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10। बी की वैल्यू 10, आप बताएं। पहले 0 आउटपुट आएगी क्योंकि वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू जो हमने की हुई है उसका हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, प्लस माइनस अच्छा। वो 10 ही आएगा, इसका भी 10 ही आप आएगा। बताएं। 0 और 10 का 0 10 0 10 10 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई के लिए आप ये साइन यूज़ करोगे, ठीक है। कंपाइल एंड रन, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नीचे वाली वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर अब ए के अंदर ए को भेज रहा हूँ, अब क्या रिज़ल्ट आएगा? अब यहाँ पर मसला थोड़ा सारा ख़राब हो गया, संजीदा हो गया। अब आएगा या थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब बताएं किसके अंदर क्या चीज़ पड़ी है? 1000 आएगा इसका। आपको पहले सी की वैल्यू आएगी 100, ए की एक वैल्यू आएगी की मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाई 10 0 आएगी 1000। बताएं अब पहले आप बताएं मुतसिम कौन सी चीज़ें आएंगी? पहले आप ए, आप हमने सिर्फ सी और ए को प्रिंट करवाना है। आप बताएं दोनों में कौन सी वैल्यूज आएंगी? जो सी है ना उसमें हाँ। वैल्यू आएगी हमारी 100, अच्छा, ठीक है। और ए में हमारी वैल्यू आएगी 1000। 1000। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करवा दूँ ए को, ऊपर पे 10 आएगी, ऊपर 10 आएगी। 10 आएगी। आप क्या कहते हो? मैं भी दूंगा पहले 10 आएगी, तो फिर उसके बाद अगर एंड लाइन करेंगे तो फिर एंड लाइन नहीं करनी वैसे ही, एंड लाइन कर देते हैं ये है। फिर 10 आएगी, उसके बाद 10 के बाद ए मल्टीप्लाई बी 100 100 और 1000, फिर 1000 सी की वैल्यू 1000 होगी तो ए की वैल्यू फिर आपने बोला सी की वैल्यू 1000 होगी, ए की लेवल एक। अब चलें देखते हैं। अब ए की वैल्यू मैं आपको वहाँ से बता दूँ 10 100 एंड 1000 ये आना चाहिए असल में। क्योंकि मैंने इंटीजर दोबारा से ना उसे साइन करना ए इक्वल टू, ठीक है। मैंने उसे दोबारा इंटीजर की टाइप देके डिफाइन कर दिया साइन कर दिया 100 ठीक हो गया। अब उसके बाद ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ समझ लेते हैं। वो है 10 मॉडुलो 10 मॉडुलो ऑपरेटर। इसे कहते हैं मॉडुलो ऑपरेटर, परसेंटेज कहते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस से कहते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। मॉडुलस मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलो भी कह देते हैं, मैं मॉडुलो ही कहता होता हूँ उसे। इस्तेमाल होता है ना। अब ये देखो, मैं कहता हूँ जी 15 और मैं कहता हूँ ए को आप कर दो मॉडुलो बी कर दो। अब क्या जवाब आएगा ए का? जो भी इसको डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा। इंट के सी आउट नहीं आएगा वहाँ, के एक वेरिएबल है। सी आउट आएगा, आउटपुट हमें। ओ यार के तो आ रहा है फिर ये बस कर के ना आदत उसकी हो गई है। अब बताएं अब आएगा ए आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है, ये पहले भी सीटा से की हुई है, तब भी नहीं की। लेकिन अब आप करो, अब आपको समझ आएगी। ये मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है ना, आपने एलसीएम किया हुआ है, एलसीएम फिजियोलॉजिकल, उसका रिमाइंडर होता है। उसका रिमाइंडर होता था। आपने 5 को डिवाइड किया 2 के ऊपर 4 आया, एक आपने डैश डाल के साथ में लिख दिया, हाँ जी। वो उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर देता है हमेशा। अब ये क्या, अब ये पता किस तरीके से रकम लिखी हुई है? ये रकम लिखी हुई है 10/15, ठीक है। अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 15 के ऊपर तो देखते हैं क्या आता है। नहीं आएगा। नहीं यार, नहीं ऐड नहीं भाई, पॉइंट में आएगा ये 10 आया, 10 आया। गलत नहीं कर गया काम ये तो कंबाइनर। हमने वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू वो छोटी आनी थी, डिनोमिनेटर में बड़ी आनी थी। हाँ ये चीज़। अब देखो अब आ जाएगा उसका रिमाइंडर जो भी हो। 0.5 क्योंकि हमने इंटीजर टाइप यूज़ किया, वो पॉइंट को निगलेक्ट कर पॉइंट को निगलेक्ट कर दिया आपने। 5 अगर आया। फ्लोट करते तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखो दोनों में फ़र्क ये है, इंट जे इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ ही
बी को करवा देता हूँ, ठीक है। जे को पहले और फिर के को। अब जे के अंदर जो के के अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी इसकी मॉडुलो की, रिमाइंडर आएगा। और जे के अंदर वो आएगा जो एक्चुअल डिवाइड करने के बाद वैल्यू हमें हासिल होती है, वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं \t यूज़ कर लेता हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। कंपाइल एंड रन। अब देखो डिवाइड करने से पूरा आंसर 150 आता था और रिमाइंडर 5 आ गया। हाँ, मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से 150 आया। नहीं सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं यूज़ होना, यहाँ पे डिवाइड यूज़ होगा। मैं भी कह रहा हूँ डिवाइड यूज़ होगा। डिवाइड करने से 1 आया और 5 रिमाइंडर आ गया। देखो ना 5 1 5 5 2 10 10 पे डिवाइड हो गया। अगर 5 1 5 अलग बचता था ना, वो 5 का रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। समझो कि आपने 5 से 10 को तकसीम करना था, वो हो गया 2 आने थे ना, वो क्लियर हो गया। ये अब 2 3 5 15 होता है, 3 5 15। अब जो है ना 5 3 हो तो 15 डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए उसका रिमाइंडर 5 आया क्योंकि हमने 15 से 10 को डिवाइड किया। ये इस तरह होगा, 15 अंदर होगा, 10 बाहर होगा। हाँ। 10 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस करेंगे 15 में से 10 को तो पीछे 5 रह जाएगा। वो 5 हमारा रिमाइंडर होगा जो मॉडुलस फाइंड करेगा। यार 15 वहाँ पे पड़ा होगा साइड पे, 10 होगा उसके अंदर, कॉलम के अंदर। 10 बाहर नहीं होगा, बी पहले है। कॉपी पेस्ट। ये देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से पेंट। इस तरीके से यहाँ पर आएगा 15 टेबल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 10 10 1 10, जो 5 बच गया वो 10 पे तकसीम नहीं होता। ये इसका आंसर था, ठीक है। यही कह रहे थे आप भी मैंने तो क्या पढ़ा था, वो डिवीजन था। और यार डिवीजन उसमें भरे हैं, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ है, जो मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है, सारों ने यही पढ़ा होगा, ठीक है। देखा है वो जिस वो- तरह डिवीजन होती है ना, उस तरह। अगर आप इसका आंसर भी देखें ना, वो 10 को पहले 10 का सीन ले के तो इस तरह भाई मैंने हाँ, अगर आप इसका आंसर देखें तो इसका भी यही है, 1 और 5, दोनों से सेम ही आएगा। 1 और 5। लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, जब हमने सिंपल सा मैथड पढ़ा हुआ है। 10 को बाहर रखो, 15 को अंदर रख के डिवाइड करा दो, काम जो कर रिमाइंडर है साथ में। रिमाइंडर आएगा वो साथ आ जाएगा, जो आप साथ पे आ जाएगा। अगर 15 यहाँ पर होता, 10 यहाँ पर होता, फिर क्या आना था? फिर क्या आना था? फिर हमें 0 लेट करना पड़ता है। 0 लेट करना पड़ता है। 0 लेट वो माइनस नहीं कर रहे, 0 लेट करते। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज। अगर 15 यहाँ पर होता, 10 यहाँ पर होता, फिर क्या आना था? फिर मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा कल। यहाँ पर क्या आना था? जब हम लेट करते हैं वो माइनस में करते हैं। मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कंसेप्ट याद है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है।